डियर स्टूडेंट, चैप्टर नंबर 3 कंप्लीट करने के बाद बारी आती है चैप्टर नंबर 4, जिसका नेम क्या है? डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। मतलब किसी भी इकोनॉमी में इनकम लेवल का डिटर्मिनेशन कैसे होता है, इनकम लेवल क्या होता है, एम्प्लॉयमेंट लेवल कैसे तय होता है, अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है, इन सब बातों के बारे में हमें डिटेल से जानना है, जो कि चैप्टर नंबर 4 में दिया गया है। और ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जब हम मैक्रो इकोनॉमिक्स के फादर की जे.एम. केन्स की थ्योरी को पढ़ने वाले हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये वाला चैप्टर एग्जाम में लगभग 10 से 12 मार्क्स के बेटेज लेके आता है। ठीक है, ये पार्ट 1 है, क्योंकि ये शुरुआत है आज। इसके अलावा ये क्योंकि लंबा चैप्टर है, थोड़े इसके वीडियोस भी लंबे बनने वाले हैं, लेकिन आपको पूरा हर एक वीडियो देखना है ताकि आपको पता चल जाएगा इसमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक, क्योंकि वीडियो टॉपिक वाइज बनेगा। हर एक वीडियो में अलग अलग टॉपिक को कवर किया जाएगा और कंप्लीट टॉपिक होगा। ठीक है ना, ध्यान में रखिएगा इस बात को। ये है हमारा चैप्टर नंबर 4, डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, जहां पर हम पढ़ने वाले हैं किसके बारे में? आज के पहले टॉपिक में एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई के बारे में। एग्रीगेट डिमांड क्या है, एग्रीगेट सप्लाई क्या होता है, इन सब चीज़ों को जानने से पहले हम बात करते हैं किसकी? 1929 से लेकर 1933 के बीच की। ये एक ऐसा टाइम था जहां पर वर्ल्ड में ग्रेट डिप्रेशन आया था। यानी कि ग्रेट डिप्रेशन की बात करते हैं या डिफ्लेशन की बात करते हैं, एक ही चीज़ है। वर्ल्ड में डिफ्लेशन छाया हुआ था। डिफ्लेशन का मतलब होता है एक ऐसी स्थिति, एक ऐसा पोजीशन जहां पर क्या होता है ना कि इन लोगों की इनकम गिरने लगती है, प्राइस रेट गिरने लगता है, प्रोडक्शन गिरने लगता है, सबका नतीजा अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ने लगता है। क्योंकि प्रोडक्टिविटी नहीं है, इनकम नहीं है, एक्सपेंस तो है ही नहीं, इनकम नहीं तो एक्सपेंस भी नहीं होगा, तो ऐसे में अनएम्प्लॉयमेंट लेवल भी बढ़ता चला जाता है। पूरे वर्ल्ड की हालत ख़राब है, खासकर अमेरिका हो गया, यूरोपियन की कंट्रीज़ हो गई, पूरे इकोनॉमी उनकी गर्त में जा रही थी। बहुत सारे प्रोडक्शन यूनिट्स बंद हो गए, बहुत सारे कंपनीज बंद हो गई, बहुत सारे लोगों की नौकरियां चली गई। ऐसे में पूरे वर्ल्ड की हालत ख़राब होने लगी। उस समय ऐसा नहीं था कि इकोनॉमिस्ट मौजूद नहीं थे। वो एक ऐसे इकोनॉमिस्ट थे जिन्होंने अपना कॉन्सेप्ट बताया था कि इकोनॉमी में गवर्नमेंट को इंटरफेयर करने की ज़रूरत नहीं है, सप्लाई क्रिएट्स ओन डिमांड। उन्होंने ये टॉपिक दिया था, जिसमें जेबीसी, ठीक है ना, पीगू वगैरह, ये सब लोग बहुत ही फेमस थे। उन्होंने अपना कॉन्सेप्ट दिया, लेकिन उस कॉन्सेप्ट से इकोनॉमी का कुछ भला नहीं हुआ, कुछ फ़ायदा नहीं हुआ, बेकार हो गया, वो ऐसे ही रह गए। लेकिन उसी टाइम एक दूसरे महोदय थे हमारे, प्रोफेसर जे.एम. केन्स। कौन? प्रोफेसर जे.एम. केन्स। उन्होंने पूरी इकोनॉमी के डिफ्लेशन को एनालाइज किया, रीड किया और डीपली उसके अंदर गए कि आखिर ऐसा क्या रीज़न है कि ये 29 से लेकर 33 के बीच में इकोनॉमी इतनी ख़राब हो गई। इतने बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट होने के बाद भी अपनी इकोनॉमी को संभाल नहीं पाए। ये हालांकि 33 के बाद थोड़ा सा संभालने आ गए। उसके बाद इस चीज़ को पूरा गौर किया उन्होंने, समझा, और समझाने के बाद अपनी एक बुक पब्लिश की 1936 में। कब? 1936 में बुक पब्लिश की, और बुक का नाम था जर्नल थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट, एम्प्लॉयमेंट एंड मनी, जिसको नॉर्मली जर्नल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट के नाम से भी जाना जाता है। इतना बोलेंगे, जर्नल थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट या जर्नल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट। इस बुक में उन्होंने एक कॉन्सेप्ट दिया, और उस कॉन्सेप्ट का नाम है इफेक्टिव डिमांड। इफेक्टिव डिमांड। और इफेक्टिव डिमांड के लिए उन्होंने कहा कि इकोनॉमी के दो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई। यहीं से एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई हमारे सामने आया। उन्होंने कहा इकोनॉमी में कभी भी सप्लाई और डिमांड को हम ऐसे ही नहीं छोड़ सकते, उसको इंटरफेयर करना पड़ेगा, इन्वेस्टमेंट बढ़ाना पड़ेगा। कंजप्शन तभी बढ़ेगा जब इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा। तो इस चीज़ को उन्होंने बड़े डीपली बताया और अपनी इस बुक को वर्ल्ड के सामने लगा। और यकीन मानिए 1936 के बाद आज के टाइम तो इतने साल हो गए, ठीक है ना, इतने साल हो गए, अभी भी 1929 की तरह डिफ्लेशन नहीं आया। तो इसी के बाद इनका जो कॉन्सेप्ट रहा है एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई, ये क्या है, किस चीज़ की बात करता है, इसी चीज़ को हमें जो है डिटेल से समझना होगा। शुरुआत करते हैं कहाँ से? हम शुरुआत करेंगे एग्रीगेट डिमांड से। व्हाट डू मीन बाई एग्रीगेट डिमांड? यहाँ पर जो एग्रीगेट वर्ड यूज़ किया गया है, इस एग्रीगेट का मतलब होता है सम टोटल। सम टोटल। और डिमांड का मतलब जानते ही हो कि प्राइस लेवल पर चीज़ों को परचेस करना। तो यहाँ पर जब एग्रीगेट डिमांड की बात करते हैं, डिमांड ऑफ द नेशन, डिमांड ऑफ द रेजिडेंट ऑफ द नेशन, किसी भी कंट्री के
अंदर रहने वाले जितने भी रेजिडेंट होते हैं उनकी डिमांड को हम क्या बोलते हैं यहाँ पर, एग्रीगेट डिमांड। सो इसको लिख सकते हैं एग्रीगेट डिमांड इज द टोटल अमाउंट ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज विच ऑल द सेक्टर्स आर प्लानिंग टू बाई इन एन इकोनॉमी एट अ गिवन लेवल ऑफ इनकम ओवर अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम, कि एक पार्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम में उस कंट्री में जितने भी इंडिविजुअल और जितने भी रेजिडेंट रहते हैं वो सब लोग जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज परचेज करने के लिए तैयार है। प्लान का मतलब होता है कि तैयार है वो, अब उस टोटल डिमांड को, उनके सम टोटल को एग्रीगेट डिमांड के नाम से जानते हैं। इन शॉर्ट इट इज़ नोन एज एडी। जैसे फॉर एग्जांपल कंज्यूमर गुड्स को परचेज करना है, कंज्यूमर सर्विसेज को परचेज करना है, कैपिटल गुड्स परचेज करना है, कुछ भी आप चाहे अपनी ज़रूरत को पूरा करने के लिए परचेज कर रहे हैं, प्रोडक्शन के लिए परचेज कर रहे हैं, आप जो है क्या करेंगे, परचेज करेंगे, आप डिमांड करेंगे, चाहे इन्वेस्टमेंट डिमांड हो चाहे कंजप्शन डिमांड हो। जब आप डिमांड करेंगे तो आप डिमांड करेंगे तो क्या होगा, एक्सपेंडिचर होगा। इसका मतलब होता है एग्रीगेट डिमांड इज ऑलवेज, एग्रीगेट डिमांड ऑलवेज इक्वल टू टोटल एक्सपेंडिचर। किसकी बात करेंगे, टोटल एक्सपेंडिचर। और यहाँ पर ध्यान में रखिएगा किसी भी इकोनॉमी में एक्सपेंडिचर बेसिकली दो टाइप के होते हैं, दैट इज कंजप्शन एक्सपेंडिचर और सेकंड वन इज इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। कंजप्शन एक्सपेंडिचर क्या होता है, कंजप्शन एक्सपेंडिचर का मतलब होता है जब हाउस होल्ड के थ्रू अपनी ज़रूरतों के ऊपर एक्सपेंस करेंगे, क्योंकि हर किसी की अपनी ज़रूरतें हैं, हमें खाना चाहिए, हमें पीना चाहिए, कपड़े चाहिए, स्कूल फीस, हेल्थ वगैरह तमाम खर्चे होते हैं, दैट इज एक्सपेंडिचर बाय हाउस होल्ड। हाउस होल्ड का एक्सपेंडिचर जो कि ज़िंदगी को जीने के लिए ज़रूरी है, दैट इज़ कंजप्शन एक्सपेंडिचर। वहीं पर हाउस होल्ड को जो गुड्स एंड सर्विस मिलेगा उसका प्रोडक्शन करने वाला कौन है, प्रोड्यूसर। प्रोड्यूसर जो कंजप्शन करने के लिए एक्सपेंड करेंगे उसको बोलते हैं इन्वेस्टमेंट। सो हियर द सम टोटल ऑफ कंजप्शन एक्सपेंडिचर एंड इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर इज नोन एज एग्रीगेट डिमांड, जिसको हम डिनोट करते हैं इस छोटे से इक्वेशन से। हियर इज एग्रीगेट डिमांड इक्वल टू सी प्लस आई। कंजप्शन एक्सपेंडिचर को सी के थ्रू शो किया जाता है और आई को इन्वेस्टमेंट की शो किया जाता है। ठीक है, समझ आया कि इन दोनों इस किसी भी इकोनॉमी की बात करते हैं, आप जो अपने लिए खर्च करते हैं और आप जो अपने इनकम के लिए यानी कि प्रोडक्शन के लिए खर्च करते हैं, इन दोनों का टोटल ही होता है इकोनॉमी में एग्रीगेट डिमांड। समझ में आ गया, यहाँ तक आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा हमें ये समझना होगा कि दो वर्ड मैंने अभी कहा ना प्लान्ड, ये दो पॉइंट आता है, दैट इज एक्सेंट और दूसरा होता है एक्सपोस्ट। एक्सेंट और एक्सपोस्ट क्या होता है यहाँ पर समझना जरूरी है, क्योंकि कई बार एग्जाम में एक्सेंट एग्रीगेट डिमांड क्या होता है, एक्सेंट इन्वेस्टमेंट क्या होता है, इसके बारे में पूछा जाता है। तो एक्सेंट का मतलब होता है प्लान्ड वैल्यूज ऑफ द वेरिएबल्स, कंजप्शन, इन्वेस्टमेंट, आउटपुट एंड फाइनल गुड्स आर टर्म्ड एज एक्सेंट। कोई भी चीज़ जो प्लान करने वाले हैं दैट इज रिलेटेड टू आवर फ्यूचर, दैट इज नोन एज एक्सेंट। बट अदर हैंड द एक्सपोज मतलब एक्चुअल और अकाउंटिंग वैल्यूज़, मतलब जो एक्चुअली में आप एक्सपेंडिचर कर चुके हैं, दैट इज पास्ट एक्सपेंडिचर या पास्ट इन्वेस्टमेंट या पास्ट कंजप्शन, दैट इज नोन एज एक्सपोस्ट। मतलब ये हो चुका है, ये एक्चुअल वैल्यू बताता है और यहाँ पर ये क्या बताता है, एस्टिमेटेड वैल्यू होता है, क्योंकि यहाँ पर हम एक्चुअली में अभी तक खर्च नहीं किए, हम खर्च करने की तैयारी में हैं। तो देयर इज टू वर्ड्स। बेसिकली नॉर्मली जब भी हम बात करते हैं एक्स एंड की बात करते हैं, क्योंकि फ्यूचरिस्टिक होता है कि हम इतना खर्च करेंगे, इतना पैसा आएगा, इतना हम जो है सेविंग करेंगे, और जो हो चुका है दैट इज़ एक्सपोस्ट। यहाँ तक कन्फ्यूज़न तो नहीं है, होता है तो मुझे ज़रूर बताइएगा। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड इज़, अब इसको समझेंगे विद डायग्राम। एग्रीगेट डिमांड का सिंपल कॉन्सेप्ट है, एग्रीगेट डिमांड इज सम टोटल ऑलवेज कंजप्शन एंड इन्वेस्टमेंट। इन शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट इकोनॉमी में कभी नहीं चेंज हो सकता, क्योंकि इन्वेस्टमेंट आप हर दिन, हर एक दिन, हर महीने, हर 6 महीने में नहीं कर सकते। जब शॉर्ट टर्म में इन्वेस्टमेंट चेंज नहीं होता है तो एक इकोनॉमी में इन्वेस्टमेंट लेवल हमेशा एक जैसा बना रहता है, उसमें कोई चेंजेस नहीं होता है। अब हमें पता है कि कंजप्शन इज़ ऑलवेज डिपेंड अपॉन इनकम, सब कुछ इनकम का खेल है। इनकम बढ़ता चलेगा, आपका कंजप्शन बढ़ता चलेगा। अगर इनकम ना भी हो गया तब भी आप कुछ ना कुछ कंजप्शन करेंगे, तो जीरो इनकम लेवल पर किया जाने वाला कंजप्शन दैट इज नॉन एज ऑटोनोमस कंजप्शन। ऑटोनोमस कंजप्शन, इसको ऑटोनोमस कंजप्शन के नाम से जाना जाता है, क्योंकि आप ज़िंदगी को जीने के लिए इनकम हो ना कुछ खर्च करेंगे। ऑटोनोमस कंजप्शन हमेशा नेगेटिव सेविंग को बताता है। तो यहाँ पर मैंने क्या बताया
इनकम के बढ़ने के साथ साथ आपका एक्सपेंडिचर बढ़ता हुआ चला जा रहा है, लेकिन इकोनॉमी का इन्वेस्टमेंट लेवल हमेशा एक जैसा बना रहता है। इन्वेस्टमेंट चेंज नहीं होता है शॉर्ट टर्म में, लॉन्ग टर्म में आप इन्वेस्टमेंट घटा या बढ़ा सकते हो, उसमें कोई अलग बात है। अब देयर इज सम टोटल ऑफ कंजप्शन एंड इन्वेस्टमेंट, इन दोनों का जो टोटल होता है दैट इज एग्रीगेट डिमांड, इन दोनों का टोटल होता है एग्रीगेट डिमांड। अब इस चीज़ को रिप्रेजेंट करना होता है डायग्राम में, तो ऐसे हम डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन करेंगे। तो क्या प्रेजेंटेशन में क्या करेंगे, तो यहाँ पर ये जो होगा एक्स एक्सिस और ये होगा हमारा एक्स एंड दिस वन वाई एक्सिस, पॉइंट ऑफ ओरिजिन। अब ये इनकम लेवल को हम शो करते हैं एक्स एक्सिस में, यहाँ हम शो करेंगे इनकम को, ठीक है, और यहाँ हम शो करेंगे एग्रीगेट डिमांड को, एंड एग्रीगेट डिमांड इक्वल टू कंजप्शन प्लस इन्वेस्टमेंट, इन दोनों को, राइट। अब यहाँ पर देखिए हमारे पास डेटा फुल है, कहने का मतलब होता है इन्वेस्टमेंट हमारा सेम है। इन्वेस्टमेंट अगर सेम है, एक जैसा लगातार होता जा रहा है, तो हम इन्वेस्टमेंट को बिल्कुल क्या करेंगे, यहाँ पर पैरेलल ले लेंगे, किसके साथ, एक्स एक्सिस के साथ, दिस वन इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट हो गया। और हमारा कंजप्शन कहाँ से शुरू हो रहा है, 100 से। जब जीरो लेवल ऑफ इनकम है, कंजप्शन कितना है 100, यानी कि यहाँ पर ये कंजप्शन हो रहा है। जब ये कंजप्शन हो रहा है, कंजप्शन यहाँ से चढ़ता हुआ ऊपर चला जाएगा लाइक दिस, ये हो गया कंजप्शन। अब कंजप्शन एंड इन्वेस्टमेंट, इन दोनों का जो टोटल होता है दिस इज एग्रीगेट डिमांड। अब इन दोनों का टोटल बिल्कुल यहाँ से होगा, दिस इज ऑलवेज पैरेलल टू द कंजप्शन दैट इज एग्रीगेट डिमांड, और एग्रीगेट डिमांड इक्वल टू क्या हो जाएगा, सी प्लस आई, ये हो जाएगा, ठीक है। एग्रीगेट डिमांड इक्वल टू सी प्लस आई। ये पूरा इस तरह से हमारा डायग्राम बनके तैयार होगा, जहाँ पर हमें इन्वेस्टमेंट पैरेलल शो करना है, कंजप्शन, क्योंकि इनकम बढ़ती चली जाएगी, ठीक है। इनकम के बढ़ने के साथ साथ हमारा कंजप्शन लेवल भी बढ़ जाएगा, और जाहिर सी बात है कंजप्शन बढ़ता चला जाएगा तो एग्रीगेट डिमांड भी हमारा बढ़ता हुआ चला जाएगा। लेकिन दोनों के बीच में जो डिफरेंस होता है वो इन्वेस्टमेंट का होता है, क्योंकि इन्वेस्टमेंट ही कंजप्शन और एग्रीगेट डिमांड के बीच की डिफरेंस को बताता है कि जो पैरेलल वे में चलता रहता है, राइट। ये हो गया इसका डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन। डाउट होता है तो जरूर पूछिएगा। अब हम बात करते हैं कंपोनेंट्स ऑफ एग्रीगेट डिमांड। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर एग्रीगेट डिमांड के बारे में पूछा जाता है तो याद रखिएगा इसके कंपोनेंट भी पूछे जाते हैं। कंपोनेंट क्या है, हियर इज द कंपोनेंट्स ऑफ एग्रीगेट डिमांड, ओके। जब इसके कंपोनेंट की हम बात करते हैं, हियर इज देयर आर 4 कंपोनेंट्स। लेकिन इससे पहले आपको अगर मैं बता दूं कि इसके कंपोनेंट में एक चीज और हमसे पूछा जा सकता है, दैट इज अकॉर्डिंग टू द इकोनॉमी। हमारे पास जो इकोनॉमी है उसको 2 कैटेगरी, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ इकोनॉमी। एक होता है क्लोज इकोनॉमी, क्लोज इकोनॉमी, और एक होता है ओपन इकोनॉमी। क्या होता है, ओपन इकोनॉमी। ओपन इकोनॉमी का मतलब होता है एक ऐसा इकोनॉमी जहां पर वर्ल्ड के साथ हम क्या करते हैं, पूरा बिजनेस करते हैं, इंटरनेशनल ट्रेड चलता है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट चलता है। लेकिन ओपन इकोनॉमी एक ऐसा इकोनॉमी होता है जहां सारा ट्रेड विद इन द कंट्री होता है। हमें यहाँ पर ओपन से यानी कि इंटरनेशनल ट्रेड से कोई मतलब नहीं होता, देयर इज नो एक्सपोर्ट नो इंपोर्ट। जब क्लोज इकोनॉमी की बात करते हैं, यहाँ पर 2 टाइप्स ऑफ इकोनॉमी बन जाता है। एक होता है 2 सेक्टर इकोनॉमी, और एक बनता है 3 सेक्टर इकोनॉमी। 2 सेक्टर इकोनॉमी की अगर बात करते हैं तो यहाँ पर एग्रीगेट डिमांड के 2 कॉन्सेप्ट होते हैं, दैट इज सी प्लस आई। सी का मतलब होता है हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर, आई का मतलब होता है प्रोड्यूसर एक्सपेंडिचर। तो यहाँ पर इन क्लोज इकोनॉमी ऑलवेज देयर आर 2 सेक्टर, दैट इज हाउस होल्ड एंड प्रोड्यूसर। हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर को कंजप्शन एक्सपेंडिचर बोलेंगे, और प्रोड्यूसर के एक्सपेंडिचर को इन्वेस्टमेंट, दैट इज कंपोनेंट ऑफ एग्रीगेट डिमांड इक्वल टू कंजप्शन एंड इन्वेस्टमेंट। बट अगर आपसे कहा जाए इन 3 सेक्टर इकोनॉमी, 3 सेक्टर इकोनॉमी होता है सी प्लस आई प्लस जी। जी का मतलब होता है एक्सपेंडिचर डन बाय गवर्नमेंट, गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर इंक्लूड करेंगे दिस से। लेकिन जब ओपन इकोनॉमी की बात करते हैं तो नॉर्मली हम ओपन इकोनॉमी के ही कंपोनेंट के लिखना चाहिए हमें, क्योंकि हमारी कंट्री इस टाइम ओपन है। वर्ल्ड की मैक्सिमम कंट्री यानी कि मोस्ट ऑफ कंट्री ओपन इकोनॉमी, क्योंकि उनका ट्रेड वर्ल्ड के साथ चलता रहता है, अकेला कोई आज नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो कंपोनेंट ऑफ एग्रीगेट डिमांड में बेसिकली ये जो कंपोनेंट है अकॉर्डिंग टू ओपन इकोनॉमी, या कुछ भी ना बोला जाए आप इच्छा। तो एग्रीगेट देयर आर 4 कंपोनेंट। नंबर 1 प्राइवेट कंजप्शन एक्सपेंडिचर, दैट इज सी, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर दैट इज आई, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर दैट इज जी, एंड नेट एक्सपोर्ट दैट इज एक्स माइनस। आपने देखा होगा ये जो एक्सपेंडिचर है कौन सा, आपने एक नेशनल इनकम कैलकुलेट करने का एक्सपेंडिचर मेथड पढ़ा होगा, वहाँ पर भी ये सेम था, बिल्कुल सही, क्योंकि एक्सपेंडिचर से ही एग्रीगेट डिमांड बनता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये चारों है क्या, वेदर सम टोटल ऑफ दिस ऑल दैट इज एग्रीगेट डिमांड इक्वल टू सी
प्राइवेट कंजप्शन एक्सपेंडिचर, आई इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, जी गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर एंड एक्स माइनस एम दैट इज नेट एक्सपोर्ट। एंड नेट एक्सपोर्ट इक्वल टू क्या होता है, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, राइट, ध्यान में रखना। ये चारों को थोड़ा सा जान लेते हैं एक्चुअली में ये 4 सेक्टर है क्या। इन 4 सेक्टर की बात करते हैं। नंबर वन इज प्राइवेट कंजप्शन एक्सपेंडिचर और हाउस होल्ड कंजप्शन एक्सपेंडिचर एक ही चीज़ है। हाउस होल्ड को जिंदा रहने के लिए, टू लिव टू फुलफिल देयर वांट्स एंड नीड्स, उनको अपने वांट्स और नीड्स को पूरा करने के लिए गुड्स एंड सर्विसेज के ऊपर खर्च करने पड़ते हैं। द एक्सपेंस टू परचेज गुड्स एंड सर्विसेज, ताकि उनकी ज़रूरतें पूरी हो सकें। तो उनकी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए वो जो भी एक्सपेंडिचर करेंगे, दिस ऑल एक्सपेंडिचर इज़ नोन एज प्राइवेट एक्सपेंडिचर। वहीं पर अगर प्रोडक्शन करना है, क्योंकि जो हाउस होल्ड को गुड्स एंड सर्विस चाहिए उसको प्रोड्यूस करने की जिम्मेदारी होती है प्रोड्यूसर्स की, और प्रोड्यूसर अपनी ज़रूरतों को खर्च करने के लिए क्या करेंगे, उनको चाहिए इन्वेस्टमेंट। क्या चाहिए, इन्वेस्टमेंट, ताकि वो मशीन परचेस कर सके, लैंड परचेस कर सके, इक्विपमेंट परचेस करे और उसके थ्रू वो गुड्स एंड सर्विस का प्रोडक्शन करके। तो ऑल द प्राइवेट फंड और गवर्नमेंट फंड्स, क्योंकि यहाँ पर इन्वेस्टमेंट प्राइवेट भी हो सकता है, गवर्नमेंट, और कंजप्शन प्राइवेट एंड गवर्नमेंट दोनों हो सकता है। सो डैट जो प्रोडक्शन के लिए किया जाने वाला एक्सपेंस होता है दैट इज इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, किसी भी कंट्री के गवर्नमेंट को उस गवर्नमेंट की लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना है, उस कंट्री का डेवलपमेंट करना है, उस कंट्री का ग्रोथ करना है। तो लॉ एंड ऑर्डर, डेवलपमेंट एंड एक्सपेंडिचर, तमाम काम करने के लिए गवर्नमेंट के अपने एक्सपेंडिचर होते हैं। तो गवर्नमेंट कंट्री के डेवलपमेंट के लिए जो भी एक्सपेंडिचर करती है दैट इज नोन एज कंजप्शन एक्सपेंडिचर, आल्सो नोन एज ING। अब अगर हम फॉरेन के साथ जुड़े हुए, इंटरनेशनल ट्रेड में जुड़े हुए हैं, तो या तो हमारा एक्सपोर्ट होगा और हमारा इंपोर्ट होगा। तो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के सम टोटल को ही नेट एक्सपोर्ट बोला जाता है, दैट इज द इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द एग्रीगेट डिमांड। ओके, तो ये 4 सेक्टर, ये 4 तरीके के एक्सपेंडिचर को मिला के ही एग्रीगेट डिमांड बना जाए। दिस आर द कंपोनेंट ऑफ एग्रीगेट डिमांड। अब बात करते हैं इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट अबाउट द एग्रीगेट डिमांड के। कौन कौन से बेसिक पॉइंट ध्यान में रखना। नंबर 1, एग्रीगेट डिमांड इज अ फंक्शन ऑफ कंजप्शन एंड इन्वेस्टमेंट ओनली। एग्रीगेट डिमांड कंजप्शन और एक्सपेंडिचर का, क्योंकि इन्वेस्टमेंट और कंजप्शन बेसिकली गवर्नमेंट का भी आ जाता है, इंटरनेशनल ट्रेड भी आ जाता है। नंबर 2, दिस इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर इज अज्यूम टू बी ऑटोनोमस व्हेन मींस ऑफ इट रिमेन कांस्टेंट एट ऑल द लेवल ऑफ इनकम। इन्वेस्टमेंट हर एक लेवल ऑफ इनकम में क्या होता है, ऑटोनोमस होता है, उसमें कोई चेंजेस नहीं हो पाता है, क्योंकि इन्वेस्टमेंट एक बार होता है और बार बार हम चेंज नहीं कर सकते हैं। द इन्वेस्टमेंट कर्व विल बी अ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू, हमने इन्वेस्टमेंट बनाया था वो बिल्कुल पैरेलल बनता था, इस तरह से एक्स एक्सिस के पैरेलल बनता है। थर्ड पॉइंट है, इसके अलावा 1-2 पॉइंट और देख लेते हैं। हियर इज कंजप्शन विल बी पॉजिटिव इवन एट 0 एट लेवल। अगर हमारी इनकम दैट इज व्हेन द y इक्वल टू 0, उस टाइम भी हमारा कंजप्शन कुछ ना कुछ तो होगा ही। तो 0 इनकम लेवल में जो भी एक्सपेंडिचर आप करेंगे दैट इज नोन एज ऑटोनोमस एक्सपेंडिचर, जो ये बताता है कि आपको जिंदा रहने के लिए इतना खर्च करना है तो है। द स्लोप ऑफ कंजप्शन इज पॉजिटिव व्हेन शोज दैट व्हेन द इनकम इंक्रीजेस कंजप्शन इज इंक्रीज। जो कंजप्शन कर्व होता है हमेशा पॉजिटिव होगा, मतलब ये ऊपर की ओर चढ़ता हुआ होगा, 0 से ऊपर होगा, और ये बताता है कि कंजप्शन इज ऑलवेज डिपेंड अपॉन इनकम। इफ इनकम इंक्रीजेस कंजप्शन विल आल्सो इंक्रीज। एंड नेक्स्ट वन, द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ एग्रीगेट कर्व इज अबव 0। एग्रीगेट डिमांड का स्टार्टिंग कर्व हमेशा 0 से ऊपर होगा, बिकॉज एग्रीगेट डिमांड इज सम टोटल ऑफ INC। अगर I है 0 लेवल पर ही इन्वेस्टमेंट है, कंजप्शन भी है, तो इन दोनों का टोटल करेंगे तो हमेशा 0 से ऊपर आएगा। इसका मतलब ये हुआ कि एग्रीगेट डिमांड ये 0 है, हमेशा इसके ऊपर से बनेगा, कभी भी 0 पॉइंट पर नहीं बन सकता स्टार्टिंग पॉइंट। ओके, नेक्स्ट इज दैट इज एग्रीगेट सप्लाई। इन शॉर्ट हियर इज AS। व्हाट इज एग्रीगेट सप्लाई? अगर हमने डिमांड को पढ़ लिया दैट इज लोग अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए टू फुलफिल द नीड्स पीपल एक्सपेंडिचर ऑन कंजप्शन एक्सपेंडिचर और इन्वेस्टमेंट, सम टोटल ऑफ दिस इज नोन एज एग्रीगेट डिमांड। अदर हैंड इसका उल्टा साइड आता है कि लोग प्रोडक्शन करने के लिए लोग प्रोडक्शन करते हैं, क्योंकि गुड्स एंड सर्विस का सप्लाई भी तो करना है। तो एग्रीगेट सप्लाई इज द वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज दैट ऑल द प्रोड्यूसर आर प्लानिंग टू सप्लाई ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। एक इकोनॉमी में जितने भी प्रोड्यूसर है
जितने भी प्रोड्यूसर है, जितने भी फर्म्स है, एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम में जितने भी गुड्स एंड सर्विस का प्रोडक्शन करते हैं, उन सब का टोटल ही होता है एग्रीगेट डिमांड, सॉरी एग्रीगेट सप्लाई। ठीक है, एग्रीगेट सप्लाई का मतलब होता है कि कंट्री में जो गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन होता है बाय ऑल द प्रोड्यूसर्स, इन सबके गुड्स एंड सर्विस के टोटल वैल्यू को इंक्लूड किया जाता है। और आप सबको पता है द सम टोटल ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज ऑलवेज इक्वल टू द जीडीपी। इसका मतलब ये हुआ किसी भी इकोनॉमी का एग्रीगेट सप्लाई उस इकोनॉमी के जीडीपी के बराबर होता है। जीडीपी इज आल्सो रिलेटेड बाय इनकम, दैट इज वाई। तो उसी भी इकोनॉमी की जब हम एग्रीगेट सप्लाई की बात करते हैं तो ये मान के चलते हैं उस इकोनॉमी का एग्रीगेट सप्लाई उस इकोनॉमी के इनकम लेवल, वाई इज इनकम, इनकम के बराबर होता है, दैट इज इक्वल टू जीडीपी ऑफ द कंट्री, क्योंकि यहाँ पर जीडीपी की बात होती है। सो आउटपुट प्रोड्यूस इन एन इकोनॉमी इज ऑलवेज इक्वल टू द इनकम जनरेटेड, कितना भी इनकम जनरेट होता है उसके बराबर होता है। सो हमेशा एग्रीगेट सप्लाई उस कंट्री की इनकम, सो जो कह सकते हैं एग्रीगेट सप्लाई इक्वल टू आउटपुट, आउटपुट इज इक्वल टू इनकम, ये बराबर होगा। और हमें पता है कि किसी भी जब भी हम इनकम की बात करते हैं, इनकम के दो पार्ट होते हैं, एक इनकम का पार्ट कंज्यूम कर लिया जाता है और कंज्यूम करने के बाद जो बचता है दैट इज सेविंग। इसका मतलब ये हुआ हमें पता है कि एग्रीगेट सप्लाई इक्वल टू इनकम जब इबरा होता है तो एग्रीगेट सप्लाई के भी दो कंपोनेंट होते हैं, दैट इज कंजप्शन एंड सेविंग। अगर आपने 1000 रुपये इनकम किया है और आपका कंजप्शन है 800 रुपीज़, तो सेविंग कितना होगा 200। हम इन दोनों का टोटल हमेशा इनकम के बराबर होगा। तो यही टोटल तो हम बात करेंगे तो यहाँ पर एग्रीगेट सप्लाई भी हो जाएगा आपका 80 + 20, बिकॉज बोथ आर इक्वल, बिकॉज बोथ आर इक्वल। समझ में आ गया यहाँ पर। नाउ द हियर नेक्स्ट पॉइंट इज, हम बात करेंगे डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन की। मैंने अभी कहा कि किसी भी इकोनॉमी का इनकम लेवल और एग्रीगेट दोनों ही आपस में बराबर होता है। जैसे पहला एग्जांपल लिया था उसी टाइप का एग्जांपल है यहाँ पर। इनकम लेवल हमारा धीरे धीरे बढ़ता चला जा रहा है। ये देखिए पहले 0 था, 0 से 200, 400, 600, 800, 1000, राइट। अब इनकम बढ़ता चला जाएगा तो कंजप्शन भी बढ़ेगा, और कंजप्शन बढ़ेगा, इनकम बढ़ेगा, तो इनकम माइनस कंजप्शन इक्वल टू सेविंग। तो सेविंग क्या होता है, 0 से 100 माइनस करेंगे -100, 200 से 200 माइनस करेंगे 0। लेकिन इनकम के बढ़ने के साथ साथ धीरे धीरे हमारा सेविंग भी बढ़ता चला जाएगा, और इन दोनों का टोटल दैट इज कंजप्शन एंड सेविंग हमेशा किसके बराबर होता है, एग्रीगेट सप्लाई के बराबर होता है। तो देखिए 100 + -100 दैट इज 0, 200 + 0 इक्वल टू 200, 300 + 100 दैट इज 400। ये धीरे धीरे बढ़ता हुआ चला जाता है। इस चीज़ को अगर डायग्रामेटिक वे में रिप्रेजेंट करना है तो इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे। दिस वन x, हेयर इज -1, हेयर इज y, ठीक है। दिस वन 0, ये हमारा नीचे होता है ना वो सेविंग हो जाएगा। यहाँ पर हम शो करेंगे दैट इज़ ये होगा, हो गया हमारा इनकम लेवल। यहाँ पर हम शो करेंगे कंजप्शन को। कंजप्शन हमेशा 0 से ऊपर होता है, लेकिन सेविंग हमारा क्या हो सकता है माइनस में, क्योंकि 0 लेवल पर अगर आप कंज्यूम कर रहे हैं तो इसका मतलब आपने सेविंग को कंज्यूम कर रहे हो। तो सेविंग माइनस से शुरू हो सकता है, तो ये नीचे से जाती है ऊपर चला जाता है, दैट इज़ सेविंग। इतना पर हम बात करेंगे कि सेविंग हमारा माइनस है, जैसे कि हम पर दे रखा है, ठीक है 100। अब कंजप्शन कभी भी हमारा माइनस में नहीं हो सकता, कंजप्शन तो करेंगे ही करेंगे। तो जब हम कंजप्शन की बात करते हैं इसका मतलब कंजप्शन हमेशा 0 से ऊपर बनता है, लाइक दिस वन कंजप्शन। एक प्लस है और माइनस है, तो अगर प्लस माइनस को हम देखेंगे यहाँ पर तो ये क्या होगा प्लस माइनस का, तो ये कंजप्शन जो एग्रीगेट सप्लाई है वो हमेशा 0 से शुरू होती है, ऊपर बढ़ता हुआ चला जाएगा लाइक दिस, बिकॉज यहाँ पर C + S हो जाता है। तो कंजप्शन हमेशा 0 से शुरू होता है एग्रीगेट सप्लाई, और ये 45 डिग्री पे बनता हुआ चला जाएगा। और यही हमारा इकोनॉमी का क्या रिप्रेजेंट करता है, ये इकोनॉमी के इनकम लेवल को रिप्रेजेंट करता है, जो कि इनकम के बढ़ने के साथ साथ बढ़ता हुआ चला जाएगा, आगे की ओर चलता चला जाएगा, राइट। ये हो गया हमारा डायग्राम ऑफ एग्रीगेट सप्लाई। ओके, कोई डाउट होता है तो ज़रूर पूछिएगा।
एग्रीगेट सप्लाई के बारे में। अब एग्रीगेट सप्लाई और एग्रीगेट डिमांड को दोनों को ऑपरेट मॉडल दिया, तो यहाँ पर बात आती है जो प्रोफेसर कीन्स ने इफेक्टिव डिमांड का कॉन्सेप्ट दिया वो क्या है। प्रोफेसर कीन्स ने कहा किसी भी इकोनॉमी को हमेशा चाहिए कि वो अपने इफेक्टिव डिमांड के कॉन्सेप्ट को बना रखे, और एक ऐसा पॉइंट होता है जहाँ पर एग्रीगेट डिमांड ऑलवेज इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई, ये दोनों आपस में बराबर होंगे। जब ये दोनों बराबर होंगे, एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू सी प्लस आई, वेयर इज एग्रीगेट सप्लाई इक्वल टू सी प्लस एस। अगर एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई बराबर होंगे तो उस लेवल में इन्वेस्टमेंट और सेविंग भी आपस में क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। दिस इज नोन एज इफेक्टिव डिमांड। अगर बात करते हैं यहाँ पर एग्जाम्पल के साथ, वही वाला एग्जाम्पल लेते हैं जो मैंने अभी बताया, जी 200, 400, 600, 800 एंड 1000, दैट इज एग्रीगेट सप्लाई बढ़ता चला जाता है, दैट इज 200, 300, 400, 500, 600 एंड नियर 700। वहीं पर हम बात करते हैं एग्रीगेट सप्लाई की, जीरो से शुरू होता है लाइक दिस 200, 400, 600, 800 और दिस वन 1000। एक ऐसा लेवल जहां पर एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई आपस में क्या होता है, बराबर होता है। जहां पर एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई आपस में बराबर होता है, दैट लेवल इज नोन एज इफेक्टिव डिमांड, बिकॉज इस दिस पॉइंट एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई बोथ आर इक्वल। यहाँ पर देखिए दोनों बराबर है, ये अब ये बराबर है, सो एग्रीगेट डिमांड, इसी को बोलेंगे आप इफेक्टिव डिमांड। क्या बोलेंगे, दिस वन नोन एज इफेक्टिव डिमांड। डायग्राम में भी रिप्रेजेंट करते हैं, ये हो गया इनकम लेवल, यहाँ पर रिप्रेजेंट करेंगे एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई को। जब एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई को रिप्रेजेंट करते हैं तो एग्रीगेट सप्लाई तो बनता चला जाता है बिल्कुल सीधा 45 की डिग्री पे, ये एग्रीगेट सप्लाई, ठीक है। वहीं पर अगर हम जो है बनाते हैं किसको, यहीं पर हम बनाते हैं एग्रीगेट डिमांड को, जो 0 पॉइंट लेवल से ऊपर बनता है, और एक ऐसा पॉइंट होता है जो ये जो है इंटरसेक्ट करता है किसको, एग्रीगेट सप्लाई को। एग्रीगेट डिमांड जब एग्रीगेट सप्लाई को इंटरसेक्ट करता है तो उसी पॉइंट को हम बोलेंगे दिस वन ई, और ये जो नीचे आएगा ये हियर इज वाई, दिस इज नोन एज दैट इज एग्रीगेट डिमांड इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई, और इसको बोलेंगे इफेक्टिव डिमांड। इफेक्टिव डिमांड, और इफेक्टिव डिमांड इकोनॉमी में क्या लेकर आता है, फुल एम्प्लॉयमेंट लेके आता है। मतलब जितने प्रोडक्शन हो रहा है उन सब का बिक्री हो जा रहा है, जितने लोगों को काम चाहिए सबको काम मिल जा रहा है। इकोनॉमी एक परफेक्ट लेवल में आती है। हर एक इकोनॉमी इस लेवल पर पहुंचने के लिए काम करती है। उसके लिए चाहे इनकम बढ़ाना हो, चाहे इन्वेस्टमेंट बढ़ाना हो, कोई एक्स्ट्रा एफोर्ड करना है, वो सब किया जाता है। और यहाँ पर गवर्नमेंट का, सेंट्रल एजेंसी का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है, क्योंकि इसके आगे पॉइंट में बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो आपको समझने मिलेगा। हो सकता है एग्रीगेट डिमांड बढ़ जाए, हो सकता है आपका एग्रीगेट डिमांड कम हो जाए, तो इससे प्रॉब्लम भी क्रिएट होती है, इससे इकोनॉमी में इन्फ्लेशन आता है, इससे इकोनॉमी में डिफ्लेशन होता है। इन सब बातों को आपको समझना पड़ेगा, और इस बातों को समझने के लिए आपको बने रहना होगा मेरे साथ, द इकोनॉमिक्स गुरु के साथ, ताकि आपको हर एक पॉइंट टू पॉइंट मिलता रहे, टाइम टू टाइम मिलता रहे, और उस चीज़ को डीपली एनालाइज करते रहे। सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को दबा दीजिएगा, ताकि जैसे ही नेक्स्ट वीडियो अपलोड हो अब तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। अगर क्लास समझ में आई, अच्छा लगता है तो लाइक तो बनता ही है, और शेयर भी कर देना अपने दोस्तों के बीच में। तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू।